बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। नई चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का अदलिया में पहला दिन बरक रफ्तार रहा। इतलात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने महज आधे घंटे में ही 30 मुकदमात पर तेज तरीन समाअत की, जो कि शायद हमारी अदलिया की तारीख में एक रिकॉर्ड हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जहां मुकदमात की समाअत का रिकॉर्ड कायम किया, वहां पहले दिन ही फुल कोर्ट के पहले इजलास की सदारत भी की। फुल कोर्ट इजलास के एलामे के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह समेत तमाम मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फुल कोर्ट के आज के होने वाले इजलास में शिरकत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बैरून मुल्क होने के बाइस इजलास में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। फुल कोर्ट एलामी के मुताबिक आज का ये इजलास सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी का जायजा लेने और मुकदमात को निपटाने के लिए बुलाया गया था, जिसमें केस के बैकलॉग को खत्म करने और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के इकदाम पर तवज्जो दी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह के तैयार करदा केस मैनेजमेंट प्लान 2023 पर मबनी एक माह का नया मंसूबा मुतारिफ कराया गया, जिसमें वाज़ेह मयारात का तयन करना, तमाम जुमरों के मुकदमात को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शामिल है। इसके अलावा इलामे के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में केस मैनेजमेंट प्लान का जायजा लेते हुए मोअज़्ज़िज़ जजेस ने प्लान के अहदाफ को हासिल करने के लिए कई हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल भी किया। इज्जत माब जजेस ने निज़ाम की मज़ीद बेहतरी के लिए कीमती बसीरत और सिफारिशात पेश की और केस की पसमानदगी को दूर करने के लिए अपने आज़म पर जोर दिया। आज के फुल कोर्ट इजलास से पहले चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बेंचेस तश्कील कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल किया, जिन्हें साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने दौर में कमेटी से बाहर निकाल दिया था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के तहत अमल में लाई गई। अब हुकूमत की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम लाने की भी कोशिश सामने आ रही है। तो हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम में वो तरमीम भी शामिल करेंगे जो कि पहले 26वीं आईनी तरमीम से निकाल दी गई थी। हुकूमती प्लान के तनाजुर में JUI के जो अमीर हैं मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को चैलेंज करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहना था कि किसी का बाप भी 27वीं आईनी तरमीम असेंबली से पास नहीं करा सकता, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो इसकी भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। यानी अगर हुकूमत ने एक बार फिर ओपोजिशन जमातों का बाजू मरोड़कर किसी आईनी तरमीम की कोशिश की तो इस बार हुकूमत को ओपोजिशन की जानिब से टफ टाइम का सामना होगा। क्या ऐसे हालात में हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने का खतरा मोल ले सकेगी? क्या हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम से मतलूबा नताइज हासिल करने में नाकाम रही, जिसके बाइस एक और आईनी तरमीम लाने पर बज़िद नजर आ रही है? अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो आज मेरे साथ मौजूद है सीनियर माहिर कानूनदान है हसन रजा पाशा साहब, सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी है सैयद अली बुखारी साहब, और सीनियर कानूनदान हाफिज एहसान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हाफिज एहसान साहब, पहले मेरा सवाल आपसे होगा, जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से आज पहले ही रोज 30 मुकदमात की समाअत हुई है। बड़ा स्पीडी लेकर चले वो इन तमाम तर मामलात को, और एक शानदार रिकॉर्ड भी कायम किया गया है। अब हुकूमत की तरफ से बारहा यही स्टांस सामने आ रहा था कि जो अवामी मुकदमात हैं, जो ये मुकदमात का बर्डन है, उनको हल करने के लिए हम आईनी तरमीम लेकर आएंगे। अब आज जो फुल कोर्ट इजलास का एलामिया सामने आया है उसमें भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो ये बर्डन है अवामी मुकदमात का, उनको खत्म किया जाएगा। आप इस सिचुएशन पर क्या कहेंगे? अच्छा जेस्चर है जो आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने कोर्ट नंबर 1 में दिया है, और दूसरा जो कॉज लिस्ट आई है जो पाकिस्तान के आज सारे तकरीबन 7 के करीब बेंचेस बने थे, उसके अंदर जो सेंट्रिक पॉइंट ये था कि एक तो कॉज लिस्ट बढ़ाई गई है, तकरीबन 25 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो फी बेंच पे लगाए गए हैं, और दूसरा मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटजी ये भी आई है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टाइम बार्ड केसेस भी थे वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक पेंडेंसी को शो करते थे और वो लगते नहीं थे। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर तकरीबन 964 केसेस जो हैं वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाए हैं, और उसके अंदर मेजर चंक जो है वो आपके ऐसे केसेस हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन टाइम नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक अच्छी एक्टिविटी जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने स्टार्ट की है कि कम से कम ऐसे केसेस जो आपके बैकलॉग के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ उनकी टाइम लिमिटेशन नहीं है ऐसी, तो उनको प्रायोरिटी के ऊपर डिसाइड किया जाए, इधर वे उनका फैसला किया जाए, तो एक अच्छा है। दूसरी दो चीज़ें और बड़ी अच्छी हैं। एक तो ये हुआ है कि आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है जितने अवेलेबल जजेस थे
और जस्टिस मंसूर जो है वो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर आके बैठे हैं वीडियो लिंक के ऊपर, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी ने जिस शख्स पे एतमाद किया है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर पाकिस्तान के सारे जजेस ने एक एतमाद शो किए है। और ये भी उनका बड़ा अच्छा जेस्चर है कि आज उनका पहला वर्किंग डे था, उसके अंदर उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई है और उसके अंदर जितने भी आपके बैकलॉग इशूज है या लीगल स्ट्रेटजी है या आइंदा एक ट्रांसलेटरी फॉर्म के अंदर जाएंगे कि जिसके अंदर आपका जुडिशल कमीशन बनेगा और सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो ऑलरेडी डिसाइडेड हैं या पेंडिंग है उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे। ठीक है हसन रजा साहब, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से जो ये कमेटी तश्कील दी गई है, बेंचेस तश्कील देने वाली कमेटी, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को भी शामिल किया गया है। अगर हम जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस रह चुके हैं काजी फाइज ईसा की बात करें, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर दीगर जजेस को रख दिया गया था। अब चीफ जस्टिस की तरफ से जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करना, एक ये नोशन कैसा जाएगा? क्या वो जो तफरीक की एक सूरत हाल थी वो काफ़ी हद तक हमें ख़त्म होती हुई नजर आएगी? और दूसरी बात यह कि आज उनकी तरफ से फुल कोर्ट इजलास हुआ, इजलास में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हमने देखी, बड़ा स्पीडी लेकर चले हैं वो इन तमाम तर कामों को। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याहिया आफरीदी साहब की इस काविश को जो कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग की सूरत में सामने लाई, पूरी कौम बशमूल लॉयर्स फ्रेटर्निटी सारे इस पे खुश हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये वक्त का तकाजा यही था कि फुल कोर्ट मीटिंग होती। और दूसरा ये है कि जो जजेस की आपस में खतो किताबत का सिलसिला शुरू हो गया था वो भी ख़त्म हो गया। वो इसलिए ख़त्म हुआ कि अब आपको किसी से गिला है या किसी मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब से या किसी दीगर जज से कोई गिला शिकवा है तो वो फुल कोर्ट मीटिंग में बात हो सकती है, कैथारसिस हो सकता है। और हमेशा खतो किताबत की नौबत तब आती है जब आपकी रसाई ना हो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक या बाकी दीगर जजेस तक, तो ये तो खुश आइंद है। दूसरी बात जो आपने की है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी तश्कील दी गई है उस हवाले से देखिए, इस वक्त जो कमेटी है वो बनी है उस ऑर्डिनेंस के तहत और उसमें बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान, दूसरा सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और तीसरे जो हैं वो साबका चीफ जस्टिस साहब ने उसका मेंबर बनाया था जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को। लेकिन अब चूंकि नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं और ये उस ऑर्डिनेंस में ये लिखा है कि तीसरा जज वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की चॉइस पे होगा, तो इनकी चॉइस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बने तो वो 3 रुकनी कमेटी बन गई। अब अगर आगे चल के किसी जगह पे वो महसूस करते हैं कि सीनियर प्यूनी जज के अलावा जो तीसरा जज है उसको चेंज करना है तो ये इस ऑर्डिनेंस की मंशा के मुताबिक वो कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस एक्शन से अगर तमाम जजेस का जो आपस में जो ग्रुपिंग का सिलसिला शुरू हुआ है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसमें बैठने से इस वजह से इनकार किया था कि जस्टिस मुनीब साहब को क्यों नहीं हिस्सा बनाया गया, आज उनका ये एतराज भी खत्म हो गया है और ये उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो इकदाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाए हैं वो खुश आइंद हैं, बिल्कुल खुश आइंद हैं। अली बुखारी साहब से भी हम बात कर लेते हैं। अली बुखारी साहब, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से पहले रोज फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाना और हम ये देखते हैं कि उसमें जो मुस्बत बात है जो हम सबको बड़ी अच्छी लग रही है वो ये कि तमाम जजेस उसमें शरीक हुए हैं और अवामी मफादात की खातिर अपने इख्तिलाफात, अब हम ये भी कह सकते हैं कि तमाम इख्तिलाफात एक साइड पर होकर अवामी मफादात को देखा जा सकता है। देखें, हाँ बड़ी एक ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पाशा साहब ने ठीक कहा, पाशा साहब ने एक्चुअली इशू ये है कि जो पिछले चीफ जस्टिस साहब गुजरे, जो उनका द्वार गुजरे, इंतहाई कंट्रोवर्शियल, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान गुजरे, वो मौलवी मुश्ताक के साथ टच कर गए जाके। और अभी जो आए हैं जज साहब, वो एक ऑनरेबल और डिग्निफाइड आदमी हैं और उन्होंने ये प्रूव किया आते ही कि यार मैं एक ऑनरेबल आदमी हूँ और उन्होंने जो चीजें गलत हुई थी, देखिए मेरे आप जितने टॉक शोज देख लें प्रीवियसली,
जब ये हुआ भी इस टाइम भी मैंने कहा था जी कि ये हो नहीं सकता, ये कंटिन्यू नहीं हो सकता, ये इंस्टीट्यूशन की तबाही होगी अगर इसको कंटिन्यू किया जाए या इसको फॉलो किया जाएगा। सो उसके लिए ये सबसे बेहतर तरीका था कि आप अपने जो ब्रदर जजेस हैं, आपके जो ऑनरेबल जजेस साथ बैठे हैं, उनका कॉन्फिडेंस गेन करें। उनका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, ट्रस्ट लेवल हाई होगा तो आगे चीजें चलेंगी ना। जिस तरह काजी साहब ने अपनी अलग मस्जिद बनाई हुई थी और हर चीज वो खुद ही कर रहे थे, बेसिकली तो इसमें गवर्नमेंट का फ्लॉ भी था इस इंस्टीट्यूशन को तबाह करने के अंदर, तो क्योंकि इन्होंने एक्ट्स ऐसे लेकर आए जो पर्सन स्पेसिफिक आए, जो पर्सन स्पेसिफिक बेनिफिशियरी हुए। सो ऑब्वियसली जब पर्सन स्पेसिफिक लॉज अमेंडमेंट्स आती हैं तो उनके नताइज ऐसे ही होते हैं और वो दूर रस देर पा नहीं होते। आप 8th अमेंडमेंट से स्टार्ट कर दें, आज तक लेकर आ जाएं, पाकिस्तान की हिस्ट्री या आउटसाइड द पाकिस्तान किसी मुल्क को भी देख लें, तो आपको उसका अल्टीमेट रिजल्ट यही नजर आएगा, अल्टीमेट व्यू यही नजर आएगा कि इस तरह की हाइपरसोनिक किस्म की जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं वो अल्टीमेटली नल एंड वाइड होती हैं। और मैंने ये मतलब इसके साथ आपके क्वेश्चन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इवन एंड अदरवाइज बताऊं, आप जरा मेरा प्रोग्राम देखिएगा, आपके प्रोग्राम में भी एक दफा मैंने कहा था कि जी ये 26th अमेंडमेंट जो है ये एज इट इज, जिस तरह इन्होंने पहले मसौदा इसका आया और चला और मौलाना साहब से बाहर आए चीजें चलते हुए, मैंने कहा जी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, जो आज चीज प्रूव हो रही है कि ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है। सो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने। पहले तो उन्होंने सीनियर जजेस, प्यूनी जज जो हैं उनको लेकर आए, देन उसके बाद उन्होंने जो चीजें बेसिकली तो उनको तो ऐसी चीज मिली है ना कि जो हाथों से हम कहते हैं गिरा बांधे हुए अब दांतों से खोलनी पड़ रही है। बड़ा मुश्किल टाइम है ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए भी, और उनको बड़ी चीजें मैटर करती हैं। सारी दुनिया की निगाहें उनके ऊपर है, हमारी आपकी हर बंदे की निगाह उनके ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इंसाफ डिलीवर करना है, उन्होंने सबको जब जस्टिस प्रिवेल करना है, विजडम प्रिवेल करना है और अपने साथियों के साथ लॉ को इंप्लीमेंट कराना है, लॉ को एग्जीक्यूट करवाना है। सो ये सारी चीजें जब होंगी, अली बुखारी साहब, हुकूमत की तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है कि 27वीं आईनी तरामीम अब लेकर आई जाएं। अब इन 27वीं आईनी तरामीम के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं और किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को इस मकसद में? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे।